Hello student, myself DN Pathak, Senior Chemistry Faculty, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा। मैं और मेरी टीम 27 अगस्त शिफ्ट 1 जेई मेंस 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। इन पॉलीथायोनिक एसिड H2SXO6 X325 the oxidation state of sulfur is R +3 and +5 +5 only +6 only +0 and +5। तो इनका अगर आप पॉलीथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो इनमें SS लिंकेज बनती हैं। अगर आप 3 सल्फर लेंगे तो बीच में एक सल्फर आ जाएगा, ये इसकी लिंकेज बन जाएगी। अच्छा, इनमें ऑक्सीडेशन आप निकालें तो इस सल्फर की कितनी आएगी, +5 0 +5। इसी तरह आप यहाँ 4 सल्फर भी ले सकते हैं, SS लिंकेज बनेगी चारों में। ये बीच वाले दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन 0 और इनकी कितनी आएगी, +5। ऐसे ही आप 5 सल्फर भी ले सकते हैं। इनकी +5 ऑक्सीडेशन आएगी और बीच वाले सल्फर की 0, तो आंसर हो जाएगा इसका 0 एंड +5 ओनली। तो कोई भी ले लें आप, X325, ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, SS लिंकेज बनती हैं किसमें, पॉलीथायोनिक एसिड में। लिस्ट फर्स्ट स्पीशीज दे रखी हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम XeF2। जीनोन पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड बना लेगा, 3 लोन पेयर बचेंगे। तो XeF2 का मैच हो जाएगा किसके साथ, 3 लोन पेयर। XeO2F2, जीनोन पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ और 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, 1 लोन पेयर बचेगा। XeO3F2 में कोई लोन पेयर बचेगा ही नहीं, 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड, 0। और XeF4 में 2 लोन पेयर बचेंगे, 4 बॉन्ड बना लेगा। ये स्ट्रक्चर है, देखो, ये XeF2 में 3 लोन पेयर, XeO2F2 में 1 लोन पेयर, XeO3F2 में 0 लोन पेयर और इसमें 2 लोन पेयर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टिंडल इफेक्ट, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। टिंडल इफेक्ट इज मोर इफेक्टिवली शोन बाय, तो टिंडल इफेक्ट किसमें ज्यादा इफेक्टिवली शो हो सकता है? पहला है लायोफिलिक कॉलॉइड, दूसरा है सस्पेंशन, तीसरा है ट्रू सॉल्यूशन और चौथा है लायोफोबिक कॉलॉइड। तो पहली बात तो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट आता ही नहीं है। अब दूसरा जो डाउट हमारे मन में आता है वो कॉलॉइड को लेके आता है कि यार कॉलॉइड में आता है तो लायोफिलिक होगा कि लायोफोबिक होगा। तो देखिए, जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं वो लिक्विड लविंग नेचर के होते हैं। लिक्विड लविंग नेचर का मतलब क्या हो गया, वो उसमें एक तरीके से होमोजीनियस टाइप का, एग्जैक्टली होमोजीनियस नहीं, होमोजीनियस टाइप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट लायोफोबिक कॉलॉइड जो होते हैं ये वाटर हेटिंग नेचर के होने, लिक्विड हेटिंग नेचर की वजह से ये क्या करते हैं, आपस में कोएगुलेट भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो साइज होती है वो सफिशिएंट होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो अगर वैसे तो आंसर कॉलॉइड होना चाहिए, बट अगर इन दोनों में से मेरे को ऑप्शन चूज करना है, देन मोर एक्यूरेट ऑप्शन इज लायोफोबिक कॉलॉइड। Hence option 4th is the correct choice for this question. चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा हुआ है प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बिल्कुल करेक्ट है, प्राइमरी अमाइन को हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बनाते ही हैं।
तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमने लिखा, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। हमें बताना है फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेकंड की बात करें, प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद नाइट्रस ऑक्साइड सॉल्यूशन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एक्सेप्ट मिथाइल अमाइन, तो ये भी सही है। जब हम 1 डिग्री अमाइन क्रिएशन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसमें से एंटी लीव करेगा, बनेगा कार्बोकेटाइन, और वो कार्बोकेटाइन वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल बना देता है। तो जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। थर्ड की बात करें, प्राइमरी अमाइंस आर लेस बेसिक देन द सेकेंडरी अमाइन, ये भी बिल्कुल सही है। 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन में मोर बेसिक कौन होता है? 2 डिग्री अमाइन बेसिक ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। अब अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में दे रखा है द इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन इन प्राइमरी अमाइन इज लेस देन द इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी अमाइन, ये इनकरेक्ट है। 1 डिग्री अमाइन में इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन ज़्यादा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए 1 डिग्री अमाइन की अगर हम बात करें तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर RNH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। और अगर हम 2 डिग्री अमाइन का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये हमने लिखा 1 डिग्री अमाइन और ये लिखा 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। इसमें देखिए कितने H हैं, 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगी? 1 डिग्री अमाइन में ज़्यादा होगी। चूंकि 1 डिग्री अमाइन में इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन है वो प्राइमरी अमाइन में कम नहीं ज़्यादा होंगे। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इट मीन्स परफेक्ट आंसर इसका होगा नंबर 4। ड्यूटेरियम रिजेंबल्स हाइड्रोजन इन प्रॉपर्टीज बट, मतलब ड्यूटेरियम कह रहा है बहुत सारी प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन के साथ सिमिलरिटी रखता है, रिजेंबल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें ये नहीं रखता? रिएक्ट स्लोअर देन हाइड्रोजन, तो ये आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है या कम होती है? कम। और ड्यूटेरियम बॉन्ड की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ऐसा कहते हैं हाइड्रोजन का एटम लाइट वेटेड है, वाइब्रेशन होता रहता है, तो वहाँ पर बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है हाइड्रोजन का। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन की कम होने से वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ड्यूटेरियम कम होगा। तो द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कम है, ड्यूटेरियम की ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन क्या होगा आपका? ज़्यादा रिएक्टिव, ड्यूटेरियम कम रिएक्टिव होगा। In which one of the following molecule strongest back donation of an electron pair from halide to boron is expected? सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग यहाँ होगी फ्लोरीन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल जिसमें लॉन पेयर इसके 2p के साथ बहुत इफेक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करेगा। यहाँ साइज बड़ा हो जाएगा, 3p उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं करेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती जाती है ऑर्बिटल का साइज बढ़ने पर, तो 3p 2p की ओवरलैपिंग वीक होगी। यहाँ सॉरी आयोडीन में तो 5p होगा, 5p सॉरी, इसमें होगा क्लोरीन में होगा 3p, इसमें 4p, इसमें 5p। तो यहाँ पर ये इसकी ओवरलैपिंग BF3 से वीक होगी, BBr3 की और वीक और BI3 की सबसे वीक। तो इसमें बैक बॉन्डिंग का अगर ऑर्डर कहें अपन तो BF3 में सबसे ज़्यादा, फिर BCl3, फिर BBr3 और सबसे कम BI3, क्योंकि यहाँ 2p 2p 3p ये दिया है, ये 2p 2p 3p 2p 4p 2p 5p। एसिडिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये फेरोसाइनाइड आपका एक्सिस में है, फेरोसाइनाइड एक्सिस में है, और गिव अ प्रोशियन ब्लू कलर्ड कोलाइडल स्पीसीज। फेरिक क्लोराइड आपका कम अमाउंट में है और ये ज़्यादा अमाउंट में है,
तो यहाँ फेरिक आयन सभी पोटेशियम आयन को नहीं हटा पाएंगे, तो आपका ये फॉर्मूला नहीं बनेगा प्रूशियन ब्लू का। क्यों? क्योंकि फेरिक आयन कम है, सारे पोटेशियम को नहीं हटा पाएंगे, तो यहाँ पोटेशियम रह जाएगा इसमें। तो पोटेशियम रह जाएगा FeFCN का होल 6 4 माइनस है, एक आयरन आ जाएगा, 3 पोटेशियम को हटा देगा, एक पोटेशियम अभी भी रह जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस में है, ये नहीं है एक्सिस में। अगर ये एक्सिस में होता तो ये बन जाता, अगर एक्सिस में फेरिक क्लोराइड होता तो सारे पोटेशियम आयन हट जाते, यहाँ ये वाला पोटेशियम आयन एक बचा रहेगा। मैच आइटम्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट विथ दोज ऑफ लिस्ट सेकंड। प्रॉपर्टी दे रखी हैं, ये तो डायामैग्नेटिज्म, तो NaCl डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और कंप्लीट होने के साथ साथ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन होता है, पाई स्टार 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। इसके बाद फेरी और एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो ये फेरी और एंटी फेरो तो ये तो आपने देखा होगा, थ्योरी बेस्ड है, ये तो सॉलिड स्टेट में दे रखे हैं फेरो और एंटी फेरी। तो ए का तो हो गया आपका थर्ड और सी का आपका हो गया कौन सा, सेकंड। बी का ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? आप जानते हो आयरन के कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो ये बनेंगे तुम्हारे फेरी मैग्नेटिक, और मैग्नीज का बनेगा एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जिप्सम में कितने होते हैं? CaSO4.2H2O2। अच्छा, बार्न्ट प्लास्टर या डेड प्लास्टर में 0 CaSO4, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे? CaSO4.12H2O, हाफ मॉलिक्यूल होगा, तो आंसर 2 0 हाफ हो जाएगा। ये देखो, ये जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये डेड 1 The gas A is having very low reactivity, reaches to stratosphere. It is non-toxic and non-flammable, but dissociated by ultraviolet radiation in stratosphere. The intermediate formed initially from the gas. तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंच जाते हैं, जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं? डिप्लेशन कराते हैं। वहाँ इनिशियल स्टेज में क्या होता है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CCl2F2, उसका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड वीक है, फ्री रेडिकल बनेंगे अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करा के पहले फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है। CF2Cl2 में पहले कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इससे एनर्जी मिल जाएगी और यहाँ दोनों फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ये आंसर होगा। NCERT पर बेस्ड क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में दे रखा है। ये देखो, अल्ट्रावायलेट रेज में ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट करके ब्रेक होकर के फ्री रेडिकल बन जाएगा। Which refining process is generally used in the purification of low melting metals? तो जिन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उनके रिफाइनिंग के लिए कौन से प्रोसेस यूज में लाते हैं? लिक्वेशन। कौन से प्रोसेस यूज में लाते हैं? लिक्वेशन। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है उनके लिए ये टिन, एंटीमनी, जिंक, लेड, इनके लिए ये प्रोसेस यूज में लाते हैं, लिक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर हमें एक ये कंपाउंड दे रखा है जिसमें COCl एसिड
क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हमें बताना है कि इसका रिएक्शन पहले हम अल्कोहलिक NH3 से करें, उसके बाद NaOH ब्रोमीन से करें, देन NaNO2HCl से करें एंड लास्ट में वाटर से करें। तो बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और ये ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। तो जरा देखिए इस केस में अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले COCl के रिएक्शन जब अमोनिया से करते हैं तो एसिड क्लोराइड कन्वर्ट होता है अमाइड में। ये देखिए ये सॉल्यूशन रहा। COCl के रिएक्शन अल्कोहलिक अमोनिया से करेंगे तो Cl हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा NH2, तो एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड अमाइड में। ठीक है, ये तो अमाइड बना। अब जब अमाइड का रिएक्शन बाद में करते हैं NaOH एंड Br2 से, तो ये तो रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हुआ जो कि अमाइड देता है। और इसमें क्या होगा, जब हॉफमैन ब्रोमेमाइड करेंगे तो यहां से ये वाला CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है और इस वाले कार्बन से कनेक्ट कौन हो जाता है, NH2। तो कुल मिलाकर इस वाले कार्बन से ये NH2 कनेक्ट हो जाएगा, इसमें बनेगा 1 डिग्री अमाइन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइन बना, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज अनचेंज्ड रहेगा। ओके, चलिए अब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन जब NaNO2 से करते हैं HCl की प्रेजेंस में, इसको हम बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन में। क्या होगा, NH2 कन्वर्ट होगा N2+ आयन में, डाइजोनियम आयन में। वो डाइजोनियम आयन लीव करेगा, इस वाले C पर प्लस आएगा और प्लस पे अटैक किसका हो जाएगा, फिर वाटर का, ये बनेगा N2Cl। देन यहाँ से N2Cl लीव करेगा, वाटर का अटैक होगा और इस कार्बन पे क्या बना देगा, वो अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल इसका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर इस केस में देखिए, जल्दी तुम्हें याद होगा हम जो बात करते हैं ये रहा इसका ऑप्शन नंबर 4, यही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक चीज और देखिएगा, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है, देखो कौन सा, कि जब यहाँ से N2Cl ये हटेगा 1 डिग्री कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा तो हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज भी होगा। ठीक है, होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पे कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री वाला 3 डिग्री पे कन्वर्ट होगा और फाइनली यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन में हमें कहीं पर भी ऐसा 3 डिग्री अल्कोहल नहीं दे रखा है। क्योंकि नहीं दे रखा है तो फिर हम कौन सा अल्कोहल मानेंगे, जो ऑप्शंस दे रखा है उस ऑप्शन में तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन पर ही OH दे रखा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेचर ऑफ बेरियम का ये ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, +3 में, ये +1 में। अच्छा, ये जानते हो इनका, इसका +5 में M4 डायरेक्ट होता है तो लोअर ऑक्सीडेशन में बेसिक, और इसका +3 में M4 डायरेक्ट होता है तो लोअर में ये बेसिक होगा। वैसे भी जनरल कंसेप्ट भी लगाएं तो डी ब्लॉक के मेटल के +1, +2, +3 में ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक, पर इसका +3 में कैसा होता है, M4 डायरेक्ट, पर ये बेसिक होगा तो ये भी बेसिक होगा और ये भी बेसिक होगा। इसका +5 में M4 डायरेक्ट है, इसका +3 में M4 डायरेक्ट है, तो ये दोनों बेसिक नेचर के ऑक्साइड होंगे, ये दोनों बेसिक नेचर के ऑक्साइड होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें देखिए यहाँ पर हमें 4 डिफरेंट कंपाउंड के ऐसे स्ट्रक्चर दे रखे हैं और इसमें हमसे पूछा हुआ है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट A, B, C एंड D इज। तो यहाँ पर पूछा हुआ है A एंड D आर ट्रैंक्विलाइजर, सेकेंड दे रखा है B एंड C एंड D आर ट्रैंक्विलाइजर। मतलब इसमें से बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो एज ए ट्रैंक्विलाइजर यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर इस केस में याद रखिएगा ये जो कंपाउंड है सेट NCERT बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन के डायरेक्टली आंसर्स पता होते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना पाते हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है मीन्स B एंड C आर ट्रैंक्विलाइजर। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ये कंपाउंड नंबर B है और ये जो कंपाउंड नंबर C होता है, इन दोनों कंपाउंड को एज ए ट्रैंक्विलाइजर यूज में लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 हमें दे रखा है एक रिएक्शन सीक्वेंस है, दे रखा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस
द फाइनल प्रोडक्ट डी इज, तो रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर हमें, कंपाउंड दे रखा है प्रोपाइन, रिएक्शन विद NaNH2, दिस इज सोडामाइड। रिएक्शन कराने के बाद कंपाउंड हमें मिलता है ए का रिएक्शन करवाएंगे इससे तो बनेगा बी की रिएक्शन करेंगे H2PD से तो बनेगा सी, और फिर CrO3 से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा डी। हमें इस डी का स्ट्रक्चर बताना है, सिंपल सा रिएक्शन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो इस केस में NaNH2, Na+NH2-, और यहाँ पर ये टर्मिनल अल्काइन है, ये वाला H कैसा होगा, एसिडिक H होगा। तो यहाँ पर अगर एसिडिक H है तो NaNH2 यहाँ पर एज ए बेस बिहेव करेगा। तो बेस क्या करेगा, ये NH2 यहाँ से इसका H+ एक्सटेंड कर लेगा, तो C पे चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, एक एनायन बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये दे रखा है प्रोपाइन दे रखा है, NaNH2 है, Na+NH2- है, ये NH2- इसका एसिडिक H एक्सटेंड कर लेगा, C पे चार्ज आएगा माइनस, माइनस से जुड़ जाएगा Na+, एंड यहाँ से अमोनिया अलग हो जाएगी। अब ये जो मॉलिक्यूल है एज ए न्यूक्लियोफाइल अब इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखो C पे चार्ज नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है तो इस वाले C पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। तो यही वाला जो नेगेटिव चार्ज कार्बन होगा ये इस वाले C पर अटैक करके यहाँ से ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, मतलब जस्ट SN2 रिएक्शन होगा। लिख सकते हैं यहाँ पर SN2 रिएक्शन। तो इस वाले कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये वाला देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C से कनेक्ट होगा ये वाला कार्बन, CH2 CH2 देन CS से अटैच्ड है OH देन CH3, ठीक है, ये कंपाउंड बना B। अब B के बाद हमें दे रखा है H2PDC क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, कहाँ तक, सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देगा, लेकिन अल्कोहल जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर हमें फाइनली मिलेगा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन जब करते हैं CrO3, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर ये जो अल्कोहल है दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी कीटोन। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कीटोन, और ऑप्शन ये होगा कौन सा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का मतलब मीन्स यहाँ पर, अच्छा ये वाला कंपाउंड तो बनेगा, डी प्रोडक्ट बनेगा, ये जो डी है ये डी फाइनली ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है हमें, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द P इज, हमें P जो मेजर प्रोडक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमें कंपाउंड दे रखा है क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन जब अल्कोहल से कराएंगे, अल्कोहल में कौन प्रेजेंट है, एसिडिक H प्रेजेंट है। तो देखो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर होगा ये दे रखा है, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से होगी तो पहले क्या बनेगा, यहाँ पर MgCl बना ग्रिग्नार्ड। अब इसकी रिएक्शन जब अल्कोहल से करा रहे हैं तो अल्कोहल में यहाँ पर O पे चार्ज क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा, और H पे चार्ज डेल पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो O पे चार्ज डेल नेगेटिव, H पे चार्ज डेल पॉजिटिव। इसका मतलब ये H कैसा है, एसिडिक H है। तो अगर ग्रिग्नार्ड को कहीं पर भी एसिडिक H मिल जाता है तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन जो भी होगा वो एसिडिक H को लेकर उससे बॉन्ड बना लेगा। तो इस C नेगेटिव पे कौन आ जाएगा, H। जैसे ही ये H यहाँ पर आएगा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन में, ठीक है। देखिए ये जो O- वाला बचेगा वो किससे जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। तो साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा MgCl और यहाँ पर OC2H5, ये साइड प्रोडक्ट बनेगा, और मेन जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो करेक्ट जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द यूनिट ऑफ द वैन डर वाल गैस इक्वेशन पैरामीटर ए इन। तो बच्चों क्या बोल रहा है, यूनिट अपने को वैन डर वाल गैस इक्वेशन के अंदर जो ए पैरामीटर होता है दैट इज वैन डर वाल कांस्टेंट, उसकी हमें यूनिट निकालनी है।
तो इक्वेशन आपके सामने है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल्स टू NRT। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर बात करें तो बच्चों ये AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर कहाँ से आता है बच्चों? ये प्रेशर करेक्शन से आता है। ये किससे आता है? हमारा प्रेशर करेक्शन जो किया जाता है बच्चों, उस प्रेशर करेक्शन से अपना आता है। तो याद करिए उस प्रेशर करेक्शन में क्या होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाय V, और एक और बार आता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बाय V। तो ओवरऑल प्रेशर करेक्शन में क्या हो जाता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाय V स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर करेक्शन याद करिए, प्रेशर करेक्शन में क्या होता है भाई, कितने पार्टिकल्स कोलाइड होने जा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उस पे प्रेशर का करेक्शन डिपेंड करता है। और दूसरा वही पीछे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको पीछे की तरफ खींच रहे होंगे। तो ये दो तरीके से प्रेशर करेक्शन में जाता है। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाय V स्क्वायर आता है। ठीक है, उसके पीछे की पूरी थ्योरी है, आप लेक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाय V स्क्वायर। जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पे कांस्टेंट वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट को लिखते हैं। तो P इक्वल्स टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर होगा। हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा बच्चों PV स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है बच्चों? ATM। वॉल्यूम इन्होंने डेसीमीटर के अंदर दे रखा है, तो डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? मोल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ATM डेसीमीटर की पावर 6 मोल माइनस 2 अपने को देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर अपने को गिवन है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है इसमें, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड P यूज इन द रिएक्शन गिवन बिलो। हमें यहाँ पर जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है P वो बताना है, और ये NaOCl दे रखा है, ये एसिड दे रखा है। अब बताना है इसमें से P यहाँ पर कौन सा है। तो पहले तो कभी भी जब इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें NaOCl लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है समझो। यहाँ पर लिखा है NaOCl, Na प्लस एंड OCl माइनस। तो कभी भी अगर ये आ जाए तो आपको समझना है NaOH विद क्लोरीन, इसका मतलब यही होता है। और तुम्हें याद होना चाहिए NaOH प्लस क्लोरीन की जो रिएक्शन होती है ये किस में काम आता है? ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में काम आता है। हेलोफॉर्म से मतलब अगर हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन है तो क्या कहा जाएगा? क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। और हमें याद है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? मिथाइल कीटो जिसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है, हमसे बस ये कहा गया है कि भाई P ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन शो कर सके। बताइए इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है? वो है नंबर 3। कैसे? देखिए यहाँ पे कौन है? दिस इज CH3, CH3 के पास CO है, मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो ये हेलोफॉर्म देगा। हेलोफॉर्म देगा तो बताइए क्या बनेगा? देखो ये रहा इसका, ये हमें कंपाउंड दे रखा है यहाँ पर। इस केस में देखो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3CO, तो तुम्हें याद होगा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म बनता किससे है? इस वाले कार्बन से ही तो बनता है। ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा तो CH3 क्या बनाएगा? CHCl3, और जो रिमेनिंग ग्रुप यहाँ पर बच रहा है उसका बनेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बना? देखो यहाँ पर CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बनेगा O माइनस एंड Na प्लस पहले आएगा, पहले Na प्लस आएगा, H तो बाद में आएगा। पहले बनता है क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसके बाद दे रखा है H3O, मतलब हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, तो Na प्लस मतलब जो माइनस चार्ज होगा वो H लेकर क्या बना देगा? OH बना देगा। तो हमें क्लोरोफॉर्म भी मिला और ये कंपाउंड भी बना, ये बना। तो ये हमें मिला किससे? इस वाले कंपाउंड से बना P, ये रहा प्रोडक्ट। और ये कौन सा हुआ? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। इसी से ही हम हेलोफॉर्म रिएक्शन से इस कंपाउंड को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दे रखा है यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन ए दे रखा, सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर मे बी अचीव्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। हाँ बिल्कुल सही है, विलियमसन सिंथेसिस से हम
ईथर बना सकते हैं, और इस नेचर का ईथर बना सकते हैं। इथाइल एक तरफ हो, फिनाइल एक तरफ हो, और ईथर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अभी हम प्रूव करेंगे कैसे। रीजन आर की बात करें, रीजन आर में दे रखा है रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम इथोक्साइड यील्ड इथाइल फिनाइल ईथर। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। भाई जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है, देखो ये दे रखा है, जो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा था वो ये था सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम ATBr से करें तो कंपाउंड क्या बनेगा, इथाइल फिनाइल ईथर। तो जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट यहाँ पर है इथाइल फिनाइल ईथर, उसको हम विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं। तो जो असर्शन है वो तो करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट दे रखा है रीजन, उसमें क्या है, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन अगर सोडियम इथोक्साइड से कराएं तो यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो विलियमसन सिंथेसिस होता है वो SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और हमें पता है ब्रोमोबेंजीन हो या क्लोरोबेंजीन हो, ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो ब्रोमीन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ना होकर पार्शियल पाई बॉन्ड बनेगा। पार्शियल पाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस केस में हम कहेंगे जो स्टेटमेंट नंबर मतलब जो असर्शन है A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें दे रखा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ यूरासिल विच वन इज प्रेजेंट इन RNA। ऐसा क्वेश्चन पहले जो अटेम्प्ट हुआ था मेंस का उसमें भी था यूरासिल पर। तो इसमें याद रखिएगा यूरासिल की ये वाली जो फॉर्म होती है, ये वाली फॉर्म, यही फॉर्म RNA में प्रेजेंट होती है। ये वाली इसकी जो दूसरी फॉर्म है ये प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब सेट क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड फैक्ट है ये। तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। आपने अगर NCERT बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो क्लियर कट ये दे रखा है कि यही वाला कंपाउंड जो होता है उसकी यही फॉर्म RNA में प्रेजेंट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों सेक्शन बी की बात करते हैं, यानी इंटीजर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका कैरियस मेथड से है। स्टाइकियोमेट्री 1 चैप्टर में कैरियस मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कैरियस मेथड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन की परसेंटेज को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग कैरियस मेथड का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, जैसा कि इन्होंने लैंग्वेज भी लिखी हुई है, 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास कितना है, 0.2 ग्राम। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं बच्चों, AgNO3 के साथ कराते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना मास है, 0.2 ग्राम मास दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हैलोजन भी प्रेजेंट होगा। तो वो हैलोजन Ag के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgBr फॉर्मेशन करेगा, पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। चलिए AgBr बन गया। इसका मास कितना है, 0.188 ग्राम हमारा क्या है बच्चों, AgBr का मास है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा ब्रोमीन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बच्चों, AgBr के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से ब्रोमीन का एटम निकालूंगा और फिर वहां से ब्रोमीन का मास निकालूंगा, वही ब्रोमीन का मास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होगा, बस उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, मोल ऑफ AgBr चेक करते हैं। तो AgBr के बच्चों कितने मोल होंगे, 0.188 ग्राम तो इसका मास है AgBr का। अच्छा, मोलर मास 108 और 80 कितना आ जाएगा, ये भी 188 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -3 मोल होगा। बहुत अच्छे। अब मोल ऑफ ब्रोमीन जो होगा बच्चों वो भी मोल ऑफ AgBr के बराबर ही होगा, आपको नजर आ रहा होगा। AgBr के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही ब्रोमीन प्रेजेंट है, क्लियर।
तो यहाँ पे मोल ऑफ Br या मोल ऑफ AgBr दोनों बराबर ही होंगे, 10 की पावर -3 मोल हो जाएगा। अब यहाँ से वेट ऑफ ब्रोमीन निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वेट निकालने के लिए? मोल इनटू मोलर मास। तो बच्चों मोल की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -3। अच्छा मोलर मास कितना होता है ब्रोमीन का? आपको दिया हुआ है, दैट इज 80। यानी इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? 0.08 ग्राम मेरे को निकल के आएगा। यानी AgBr के अंदर ब्रोमीन का वेट कितना है? 0.8। एंड वी ऑल नो दैट दिस ब्रोमीन विल कम्स फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेंस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वेट ऑफ ब्रोमीन कितना होगा? सेम ही होगा, 0.08। सो द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट? वेट ऑफ ब्रोमीन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो वेट ऑफ ब्रोमीन इज 0.08 अपॉन weight of the organic compound is what? 0.188 into 100%। ठीक है, 0.08 अपॉन 0.188, सॉरी 0.2, ये 0.188 तो AgBr का था, 0.2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट रखना है ना बच्चों नीचे, तो 0.2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर हमें 40% देगा। तो नियरेस्ट इंटीजर, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स ऑर्बिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट, यानी n की वैल्यू आपको कितनी दे दी बच्चों? सेकंड दे दी, ठीक है। ऑफ ए हाइड्रोजन एटम यानी Z की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 1 दे दी, इक्वल्स टू, ये डेटा देखिए बच्चों जरा, h² अपॉन xm/a0²। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, x कोई अननोन है जो कि एक कांस्टेंट ही आने वाला है, m क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a0 क्या हो जाएगा? बोर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.529 होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 10x इज, आपको यहां से ये x निकालना है और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको वो आंसर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट बोर ने कहा था कि केवल वही एनर्जी शेल्स परमिसिबल होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, ठीक है। यहां से हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों m² v² r² इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4π², ठीक है। स्क्वायरिंग कर दी। अभी एक m यहां छोड़ देता हूं, एक m को नीचे लेके जाऊंगा, r² को नीचे लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा mv² इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4π² mr², ठीक है। अभी हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू, हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ना, तो हाफ ऑफ mv², इधर भी 1/8 हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान दीजिएगा ये आएगा आपका n² h² अपॉन 8π² mr², ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अभी मेरे को क्या करना है? a0 की टर्म लानी है, तो रेडियस का फॉर्मूला याद करो बच्चों, क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² होता है, ठीक है। क्या होता है? 0.529 इंटू n²/z, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये हो गई बच्चों आपकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n² h² अपॉन 8π² m, r का स्क्वायर यानी a0 तो स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है, और n² मतलब n की पावर 4 हो जाएगी अपॉन z का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं कोशिश, अच्छा चलो n की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये n² से ये n 2 टाइम्स रिमेनिंग रह जाएगा, z² ऊपर चला जाएगा, तो देखिएगा क्या बचेगा? ये बचेगा बच्चों आपका z² h² अपॉन 8π² m/a0² n², ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा? रिमेनिंग रहेगा। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो z की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो देखिएगा जरा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z की वैल्यू 1 का स्क्वायर h² डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 8π² m/a0² और यहाँ n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है।
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर 4 8 जा 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। नाउ कंपेयर, देखिए एच स्क्वायर आ रहा है, एम ए नॉट स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू 32 पाई स्क्वायर होगी, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 32 पाई स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 32 इंटू 3.14 का स्क्वायर। तो जब 32 इंटू 3.14 करेंगे बच्चों 315.507 आएगा। ये कितना आ जाएगा 315.507, सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3155.07, 3155.07। तो जब आप इसको होल नंबर में लेंगे, इंटीजर में लेंगे, तो 3155 आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो 3155 इज योर करेक्ट वैल्यू। तो ये इसका बच्चों ये डेरिवेशन आपको करना यहां तक आना चाहिए था। फिर इसको अपने को कंपेयर करना था, x बराबर 32 पाई स्क्वायर आ गया, फिर उसको 10x के लिए निकाल दिया तो 3155.07 राउंड ऑफ किया तो 3155 आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम से रिलेटेड जो F सबशेल है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है। द नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेपच्यूनियम दैट इज 93। तो 93 का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है बच्चों। तो याद है वो शॉर्ट ट्रिक, इधर 1s बनाते हैं, इधर 2s बनाते हैं, इधर 2p बनाते हैं, फिर 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा, 3d हो जाएगा, फिर 4s हो जाएगा, 4p हो जाता है, 4d हो जाता है, 4f ऐसे हम बनाते हैं। फिर ऐसे डायगनली कट करते हैं, जो पहले कट होता है वो पहले लिखा जाता है, यानी 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, फिर 2p के बाद 3s आ जाएगा, फिर क्या आएगा 3p 4s आएगा, 3p 4s आएगा। तो ऐसे करके आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आराम से। आई थिंक इतनी उम्मीद है आप लोग मेंस का पेपर देके आए हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता होगा। तो मैं सीधे इसके कॉन्फ़िगरेशन पे चलता हूं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 4f4। यहां तक आएगा। इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, 5s फिर 5 पे ऐसे कट करते चलिए डायगनली आ जाएगा। तो अपने को 4f ऑर्बिटल पूछा था, तो 4f इलेक्ट्रॉन पूछे तो यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे। तो 4 के f में 14 है, 5 के f में 4 है, तो 14 एंड 4 टोटल f इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 18, जबकि एनटीए ने सॉल्यूशन में कितना दिया हुआ है बच्चों 4 दिया हुआ है, जबकि आंसर कितना होगा इसका 18 होगा, ठीक है। तो 4 तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे वो केवल क्या पूछता कि भाई 5f के बताओ, तो 5f के पूछता तब आंसर हाँ हमारा 4 हो जाता, लेकिन उसने टोटल f पूछा है तो टोटल f में कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, 200 ml ऑफ 0.2 m HCl इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ, यहाँ पे कितना है बच्चों 0.1 m NaOH है। द मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस रिएक्शन, अगर नहीं भी दिया होता तो ये आपको याद रखने के लिए बोला जाता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब हम मिक्सिंग करेंगे तो वहां पे जो न्यूट्रलाइजेशन हीट आती है वो कितनी आती है 57.1 किलो जूल आती है, ठीक है। और क्योंकि वो रिलीज हो रही होती है इसलिए नेगेटिव साइन आता है, तो -57.1 किलो जूल एनर्जी क्या होगी बच्चों वहां से रिलीज होगी। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द सिस्टम ऑन मिक्सिंग इज इतना इंटू 10 की पावर -2। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इतना बोल रहा है, x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में निकालनी है, स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दी हुई है, एज्यूम नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। तो बच्चों हम सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि भाई ये तो पर मोल के हिसाब से डेटा होता है। ये जो होता है ना बच्चों जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं, बोला है ना द मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब 1 मोल एसिड और 1 मोल बेस यानी 1 मोल H+ और 1 मोल OH- जो स्ट्रॉन्ग से आएंगे तब कितनी हीट रिलीज होगी 57.1 की रिलीज होगी। बट
यहां पर क्योंकि ये 1 मोल तो है नहीं, तो पहले तो हम ये बनाते हैं कि इनके कितने कितने मोल हैं, और इनके जितने जितने मोल होंगे उस हिसाब से हम ये चेक कर लेंगे कि कितनी हीट रिलीज हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद है, मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, अगर मैं मिली मोल की बात करता हूं, मिली मोल, तो यहाँ पे नीचे क्या चलेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चलता है ml में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ml दिया हुआ है तो मैं ml में चलने देता हूं, तो मुझे मिली मोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं मिली मोल की बात करूं बच्चों, मिली मोल ऑफ HCl की बात करते हैं, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू 200, यानी ये हो जाएगा 40 मिलीमोल। अगर इसी पैटर्न पे हम बात करें मिली मोल ऑफ NaOH, ठीक है, अगर NaOH की बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कितनी दे रखी है इसकी 0.1 और वॉल्यूम है 300, तो ये कितना आएगा 30 मिलीमोल हो जाएगा। हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट, रिएक्शन करा के देख लीजिए भाई, दोनों की स्टाइकियोमेट्री 1 ही तो आती है। कंपाउंड क्या फॉर्मेशन होगा, NaCl प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा NaOH होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, यानी कि 30 मिलीमोल HCl का रिएक्ट करेगा 30 मिलीमोल NaOH के साथ। तो इसके 40 से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल 30 से मतलब है। बात आ रही है समझ में? चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो 1 मोल बेटा इतना रिलीज कर रहा है, तो 30 मिलीमोल कितना रिलीज करेगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं अपन लोग। तो ये कितना रिलीज करेगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो एनर्जी रिलीजेस, ठीक है, एनर्जी रिलीजेस दैट इज इक्वल टू 57.1 किलो जूल है ना बच्चों, इसको मैं लिख देता हूं 57.1 इंटू 10 की पावर 3 किलो जूल, ठीक है। और यहाँ क्या है बच्चों, मिलीमोल, कितना मिलीमोल, 30 मिलीमोल, यानी ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -3 मिलीमोल हो जाएगा, ठीक है, यानी मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो 57.1 इंटू 10 की पावर 3 जूल कन्वर्ट कर दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ मुझे जूल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको जूल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किलो जूल था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल में, और मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला है, तो हमें टोटल एनर्जी चेंज मिल जाएगा। तो जरा देखते हैं कितना एनर्जी चेंज आएगा, 17-13, ठीक है, कितना आएगा 17-13, ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, यानी 17-13 जूल हमें क्या रिलीज होगी बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे क्या बोल रहा है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ द सिस्टम ऑन मिक्सिंग, यानी कि जो सिस्टम है उसकी कितनी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों मैंने ये निकाल लिया कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, भाई 1 मोल इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा था, तो 30 मिलीमोल कितनी करेगा, 17-13 जूल की एनर्जी रिलीज करेगा। नाउ यूज द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ठीक है, क्या फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। चलिए भाई अभी Q कितनी एनर्जी यूज हो रही है बेटा, 17-13, तो सिस्टम जो है जब न्यूट्रलाइजेशन होगा तो 17-13 जूल की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, राइज अप होगा। तो मैं वाटर के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, 17-13 जूल की, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ वाटर, ध्यान दीजिए 200 ml यहां से था और 300 ml यहां से था, टोटल हो गया 500 ml, और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 500 ml बोलो चाहे 500 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात होती है, ठीक है, क्योंकि 1000 ml बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 500 ml सॉल्यूशन है और डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मास कितना हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे मास कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है, 4.18, देखो जूल दे रखी है, इसलिए मैंने इसको जूल में पहले कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हो जाएगा 4.18 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। तो डेल्टा टी आप आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 81.96, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी 0 डेल्टा टी मिलेगा आपको 0.8196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में भी वही आएगा और केल्विन में भी वही आएगा, क्योंकि चेंज तो सेम ही रहता है। और यहाँ पे 10 की पावर -2 में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं। सो डेल्टा टी इक्वल्स टू 81.96 इंटू 10 की पावर -2 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी लिख सकते हो। राउंड ऑफ करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर आपको कितना देखने को मिलेगा बच्चों, 82 देखने को मिलेगा। तो 82 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO
दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डुमास मेथड। तो बच्चों डुमास मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डुमास मेथड यानी कि एस्टिमेशन जो नाइट्रोजन का परसेंटेज हमें निकालना होता है बाय यूजिंग द CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड से, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से कॉपर का रिडक्शन होता है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होके वो N2 गैस में कन्वर्ट होता है, और वहां से फिर हम एस्टिमेट निकालते थे कि कितना % होगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो स्टाइकियोमेट्री 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO that will be utilized in Dumas method for estimating nitrogen in a sample of 57.5 gram of NN dimethyl amino pentane, ठीक है, NN dimethyl amino pentane यानी कि अमीनो पेंटेन है, इज इतना इंटू 10 की पावर -2। बच्चों देखो सबसे पहले रिएक्शन आपको लिख लेनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो NN डाइमिथाइल अमीनो पेंटेन का मतलब क्या है, देखना ये हो गया डाइमिथाइल अमीनो पेंटेन यानी कि ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ में क्या अटैच है बच्चों, पेंटेन यानी कि C5H11 यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, और यहाँ डाइमिथाइल है यानी कि CH3 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखूं 5 6 7 C7H 3 3 6 और 11 17 N, यानी ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। सो C7, ठीक है, C7H17 और N, ये इसका हो गया NN डाइमिथाइल अमीनो पेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, CuO के साथ, और क्या कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके अंदर एक तो क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या फॉर्मेशन होगा, वाटर, और क्या फॉर्मेशन होगा हमारा कॉपर, और क्या फॉर्मेशन होता है हमें N2 गैस। तो ये चीजें हमें वहां से देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन होता है, चलिए इसको भी लिखे रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर को भी मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर और साथ ही साथ में N2, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये कॉपर भी मिलेगा और साथ में N2 भी मिलेगा। तो ये 4 प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आइए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए मैं कलर चेंज करता हूं, C7H17N यानी कार्बन 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 17 है, और उधर ऑलरेडी 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा, 17/2 आ जाएगा हाइड्रोजन। बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन की, तो इधर नाइट्रोजन 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अच्छा ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं जरा, ऑक्सीजन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 ऑक्सीजन यहाँ पे है आपका CO2 में, 17/2 H2O में है, ये हो जाएगा 17/2 H2O में हो जाएगा। तो ये 14 दूनी 28, 28 और 17 कितना हो जाएगा, 45/2, यानी ऑक्सीजन टोटल प्रोडक्ट में 45/2 है, यानी यहाँ कितना होगा 45/2, ये CuO का हो जाएगा। तो कॉपर यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 45/2, ये आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO, यानी इसके आपको मोल्स निकालने हैं, ठीक है। दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन डुमास मेथड फॉर एस्टिमेटिंग नाइट्रोजन इन अ सैंपल ऑफ 57.5 ग्राम ऑफ NN डाइमिथाइल। तो हम यहाँ पे मोल ऑफ C7H17N निकालने जा रहे हैं। तो गिवन मास कितना हो गया, 57.5 अपॉन मोलर मास देखिएगा 12 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 84, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और 17 हाइड्रोजन है, तो 15 का 5 8 9 10 और 1 11, यानी 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 115। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 57.5/2 यानी कि 1/2 मोल हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 1/2 मोल अपने को मिल जाएगा। अच्छा मोल ऑफ CuO जो होंगे वो कितना होगा बच्चों, 45/2 टाइम्स होगा। देखो एक मोल से 45/2, तो आधे मोल से 45/2 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा बच्चों 45/2 इंटू हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। भाई एक मोल से CuO कितना चाहिए, 45/2, तो हाफ मोल से कितना चाहिए, 45/2 इंटू 2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45/4 मोल आ जाएगा,
चलिए बहुत अच्छे, 45/4 मोल आ गया। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द डुमास मेथड। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 11 पॉइंट, ठीक है, 11.25 इसको सॉल्व करने पे आएगा इतना मोल। और जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1125 इंटू 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 की पावर -2 बोला है, तो नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कितना हो जाएगा अपना 1125 हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोल रहा है, टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कांसेप्ट से रिलेटेड। क्या कह रहा है, when 10 ml of an aqueous solution, 10 ml अपने को एक aqueous solution दिया हुआ है KMnO4 का, was titrated in acidic medium, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बच्चों अपने को कितना दे दिया इन्होंने, 10 ml दे दिया, बहुत अच्छे। एसिडिक मीडियम है और इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। अच्छा फेरस सल्फेट क्या होता है बच्चों, फेरस सल्फेट होता है Fe2SO4। भाई फेरस के अंदर आयरन पे +1 चार्ज आता है, फेरिक में आयरन पे कितना आता है, +2 चार्ज आता है, क्लियर बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ FeSO4 Fe2SO4 आपको दिया हुआ है कितना बच्चों, 0.1, और वॉल्यूम इक्वल बोल रहा है, यानी वॉल्यूम इसका कितना ले लो आप लोग, 10 ml ले लो। चलो बहुत अच्छे, अभी रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा KMnO4, ये रिएक्शन करेगा Fe2SO4 के साथ में, और ये फॉर्मेशन करेगा Mn+2, ठीक है। ये क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों, Mn+2 फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन कर लेगा Mn+2 प्लस, यहाँ पे आयरन क्या होगा बच्चों, +2 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलिए चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितना कितना आएगा। तो यहाँ पे मैंगनीज बेटा प्लस का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मैंगनीज प्लस का 2, यहाँ पे बच्चों आयरन जो है वो +1, यहाँ पे आयरन किस में होगा, प्लस का 2 में होगा। तो आयरन में चेंज अगर आप देखेंगे तो आयरन में चेंज कितना होगा बच्चों, +1 से +2, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज पर एटम के लिए। तो टोटल 2 एटम है, तो 2 × 1, यानी यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो आएगा आपका 2। यहाँ पे चेक करेंगे +7 से कितना आ रहा है बच्चों, +2, +7 से कितना आ रहा है, +2, यानी यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 किसके बराबर कर लेते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट ऑफ Fe2SO4 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से। अब इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूं मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। इक्विवेलेंट के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर भी लगा सकते हो और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी लगा सकते हो। तो इसके लिए मैं लगा रहा हूं मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, और इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा नॉर्मेलिटी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आइए वैल्यू पुट करते हैं, मोल ऑफ KMnO4 में निकालने वाला हूं, यहां हो जाएगा कितना, 5 = मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.1, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका, 2 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, Fe2SO4 के लिए कितना था बच्चों, 10 ml। 10 ml का मतलब 10 × 10 की पावर -3, यानी कि 10 की पावर -2। यहां से n की वैल्यू हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करना, ये हो जाएगा 0.4 × 10 की पावर -3, 0.4 × 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों अपना मोल, ठीक है। चलिए अभी मोल ऑफ KMnO4 आ गया, वेट ऑफ KMnO4 निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ KMnO4 कैसे निकालोगे, ये आएगा बेटा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल कितना आ गया, 0.4 × 10 की पावर -3, और मोलर मास इसका कैलकुलेट करेंगे तो 158 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 158 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 × 8 = 32, 3 5 4 = 20, 23, 4 1 = 4, 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 63.2 × 10 की पावर -3,
63.2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ये आ गया वेट ऑफ KMnO4। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इन ग्राम पर लीटर। तो बच्चों मास तो आ गया। अच्छा टोटल वॉल्यूम, अभी टोटल वॉल्यूम चेक करो। टोटल वॉल्यूम पुट करते वक्त गलती मत कर देना बच्चों। टोटल वॉल्यूम होगा 10 + 10 ml, यानी कि 20 ml, यानी 20 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। भाई 10 ml इसका है और 10 ml किसका है, Fe2SO4 का। अभी अपने को स्ट्रेंथ निकालना है तो ऊपर पुट कर देते हैं अपन वेट। ये हो जाएगा बच्चों 63.2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -3। ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। 10 से डिवाइड कर दिया तो 3.16। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 3.16 ग्राम पर ml। अब अपने को 10 की पावर -2 में कन्वर्ट करना है तो 316 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम पर लीटर, सॉरी ml नहीं लीटर। ठीक है, तो 316 नियरेस्ट इंटीजर आपका आंसर कितना चला जाएगा बच्चों 316। तो ये आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर इंटीजर की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये बच्चों बेसिकली इसका सॉल्यूशन है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमें यहाँ पे यूज करना था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझिए अच्छे से। 1 kg ऑफ 0.75 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यानी हमारे पास सुक्रोज का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी ये दे रखी है और उस सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है बच्चों, अपने को 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास कितना है बच्चों 1 kg और उसमें 0.75 मोलर हमें एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। कैन बी कूल्ड अप टू -4 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हमने कहां तक कूल किया बच्चों, -4 डिग्री सेल्सियस तक बिफोर फ्रीजिंग। द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी सेपरेट आउट इज। ठीक है, तो चलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे अपने को 0.75 मोलर क्या दिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। किसका बच्चों, सुक्रोज का। ठीक है, तो अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट इनिशियली मास ऑफ किसका, वाटर का। लेट इनिशियली मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, x ग्राम। वाटर का मास कितना है बच्चों, x ग्राम है। अच्छा सॉल्यूशन का मास 1 kg है यानी 1000 ग्राम है। तो वेट ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू, भाई 1000 तो सॉल्यूशन का था, उसमें से x ग्राम माइनस कर दिया तो दिस इज द मास ऑफ सुक्रोज। अभी मोल ऑफ सुक्रोज बना लेते हैं बच्चों। तो मोल ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 माइनस x अपॉन 342। ये सुक्रोज का मास होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको मोल मिल जाएगा सुक्रोज के लिए। ठीक है, अभी वेट ऑफ वाटर अपन ने कितना एज्यूम किया, इनिशियली मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू x ग्राम एज्यूम कर लिया। अभी हम यहाँ पे मोलैलिटी बना लेते हैं। मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अच्छा मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 0.75 आपको दे रखी है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखना जरा, मोलैलिटी कितनी दे रखी है बच्चों, अपने को 0.75 दे रखी है। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, यानी सुक्रोज का 1000 माइनस x अपॉन 342, ये आ गया मोल। अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी x इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो बच्चों एक इक्वेशन है, एक अननोन वेरिएबल है x। तो यहां से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3/4x इंटू 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा 1000 माइनस x बाय 342। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी 795.86 ग्राम। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये आएगी बच्चों 795.86 ग्राम। 795.86 ग्राम हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इनिशियली जो वाटर प्रेजेंट था वो कितना प्रेजेंट था बच्चों, 795.86 ग्राम हमारा वाटर प्रेजेंट था। ठीक है, अभी यूज डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, KF.m। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई। ठीक है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अच्छा KF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.86। ठीक है, तो KF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.86 हो जाएगी। अच्छा
मोलैलिटी की वैल्यू अपने को यहाँ पे पुट करनी है। तो मोलैलिटी की वैल्यू कौन सी पुट करोगे बच्चों, NB/WA पुट कर दो। NB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 माइनस x/342 अपने को दिया हुआ है, x की वैल्यू आप लोगों के सामने है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 माइनस x/342, 1000, ठीक है। या चलो यही देख लो, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF.M, तो KF की वैल्यू 1.86 हो गई। मोलैलिटी की वैल्यू कहाँ से निकाली बच्चों, 0.5969 कैसे आई, ये आपका जो फॉर्मूला है, दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा मोल ऑफ सुक्रोज, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, दिस 795.86। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, मोलैलिटी मिल जाएगी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू 0.2775 किलोग्राम आपको मिलेगी। तो कितना मास किलोग्राम होगी, ग्राम में कितना हो जाएगा, 277.5 ग्राम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 795.86 माइनस 277.5 माइनस होके 518.3 ग्राम, यानी कितना आइस सेपरेट होगा, 518.3 ग्राम हमारा आइस सेपरेट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, द रिएक्शन दैट अकर्स इन अ ब्रीथ एनालाइजर, अ डिवाइस यूज्ड टू डिटरमाइन द अल्कोहल लेवल इन अ पर्सन्स ब्लड स्ट्रीम इज। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और बोला है इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cr2SO4 होल थ्राइस, यानी कि अगर मैं यहां से लिखूं तो बच्चों क्या लिख सकता हूं, -1/3 डेल्टा C2H6O अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा Cr2SO4, ठीक है, Cr2SO4, ठीक है, अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से करके अपने को इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1/3 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C2H6O इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cr2SO4। आई थिंक यहाँ पे होल थ्राइस होगा, है ना, होल थ्राइस होगा, तो Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस। तो ये रिलेशन बच्चों को अपने को देखने को मिला, ये केमिकल काइनेटिक्स का सबसे बेसिक पोर्शन है। अब अपने को क्या बोला है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C2H6 अपने से बोला है, और ये दिया हुआ है, तो लीजिए हो गया सॉल्व। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C2H6O इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Cr2O7, यानी ये हो जाएगा 2.67। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 1.335 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 थे 15 का 5, 1 थे 0, 0.4.005। तो करेक्ट इंटीजर अपने को क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों, 4। अच्छा यूनिट चेक कर लेना, यहाँ भी मोल पर मिनट है, यहाँ भी मोल पर मिनट है, तो अपने को कितना मिल जाएगा, करेक्ट इंटीजर यहाँ पे 4 मिल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया है, रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने को दिया हुआ है ना। देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विद फॉर्मूला दिस। तो ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है बच्चों, ऑन रिएक्शन विद एक्सिस ऑफ AgNO3। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ AgCl इज फॉर्म। तो बच्चों 1 मोल ऑफ AgCl का इसका मतलब क्या है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन होगा वो एक क्लोरीन रखेगा, ठीक है। बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला बना के देखते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा MCl2, L कितने L हैं, 2, दोनों के दोनों डाल देता हूं, 2 क्लोरीन अंदर डाल दिए, 1 क्लोरीन मेरा यहाँ पे हो जाएगा। इसकी रिएक्शन मैंने AgNO3 के साथ करा दी, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, AgCl फॉर्मेशन होगा, बाकी कुछ कुछ कंपाउंड मिलेगा। तो देखो 1 मोल कब बनेगा, जब यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होगा, एक ही क्लोरीन होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। देखो 3 क्लोरीन और 2 L है ना, तो 2 और 1 क्लोरीन बाहर, 3 क्लोरीन और 2 L। अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों, 6 है। क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 1, यानी यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और यहाँ 2 लिगेंड है, 2 L है, तो इनका क्या होना चाहिए बच्चों, ये बाइडेंटेड होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, बाइडेंटेड,
ठीक है, बाइडेंटेट होंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6, तभी तो 6 आएगा। तो डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड पूछा है, तो डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड कितना हो जाएगा 2। सो करेक्ट इंटीजर इज 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया दैट मस्ट बी एडेड टू 2 लीटर ऑफ 0.8 m AgNO3 in order to reduce the concentration of Ag plus ions to 5 into 10 की पावर -8 के फॉर्मेशन फॉर AgNS3 होल ट्वाइस दिया हुआ है। तो बेसिकली बच्चों ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टाइकियोमेट्री इक्विलिब्रियम और स्टाइकियोमेट्री को मिला के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखना अमोनिया ऐड कर रहे हैं हम AgNO3 में, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या AgNO3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका AgNO3, देखिएगा दैट मस्ट बी एडेड टू AgNO3। तो ये हमारा अमोनिया है और इसको हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है हमारा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। और इसके लिए K फॉर्मेशन की वैल्यू उसने अपने को कितनी दे रखी है बच्चों 1 into 10 की पावर 8, 1 into 10 की पावर 8, यानी ये वैल्यू 10 की पावर 3 से बड़ी है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जाने की कोशिश कर रही होगी, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा रिएक्टेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो मान लीजिए मैंने x मोल अमोनिया मिलाया। अच्छा, x मोल अमोनिया मिलाने का मतलब यहाँ पे 2 लीटर अपना वॉल्यूम है, तो x/2 लीटर मैंने क्या कर दिया बच्चों, अमोनिया मिलाया, यानी कंसंट्रेशन कितनी मिलाई x/2। अच्छा, यहाँ पे AgNO3 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.80 है, कितनी हो जाएगी बच्चों 0.80। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग में फॉर्मेशन हुआ नहीं होगा, अभी इक्विलिब्रियम पर, ये तो टाइम t=0 पर था ना, ये क्या आ गया बच्चों इक्विलिब्रियम पर, क्या कहानी रही होगी, the number of moles of ammonia that must be added to 2 liter of 0.80 m AgNO3 in order to reduce the concentration of Ag plus ion to 5 into 10 की पावर -8। यानी अभी इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई बच्चों 5 into 10 की पावर -8, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये तो अपना 0 हो जाएगा। अच्छा, ये कितना फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा अपना 2 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.8। अच्छा, इसका अगर मैं देखूं तो इसका रिडक्शन मैंने ये कितना खत्म होगा जरा चेक करना, ये कितना खत्म होगा, ये कितना खत्म होगा चेक करो जरा, ये कितना खत्म होगा बेटा x/2 माइनस 0.8 इंटू 2 यानी कि 1.6, ठीक है, x/2 माइनस 1.6 इतना बचेगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0 बच जाएगा, ठीक है। Ag प्लस आयंस टू 5 into 10 की पावर -8 m, यानी इसको कितना कन्वर्ट करना है Ag प्लस आयंस को 5 into 10 की पावर -8, यानी ये 0 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा एक बार देखना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया दैट मस्ट बी एडेड टू 2 लीटर ऑफ 0.8। तो यहाँ पे 0.8 हो गया, इसका x मोल था, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, कंसंट्रेशन आ गई, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस टू 5 into 10 की पावर -8। यानी यहाँ पे Ag प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी रिड्यूस करनी है 5 into 10 की पावर -8, यानी ये बच जाएगी 5 into 10 की पावर -8, यानी ये बहुत कम कंसंट्रेशन है, यानी ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना खर्च होगा जरा चेक करना, ये हो जाएगा x/2। अब जो भी इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 2 जाएगा, इसका 0.8 जाएगा, तो इसका कितना जाएगा 1.6 खर्च हो जाएगा। तो ये x/2 माइनस 1.6, ये 5 into 10 की पावर -8। अच्छा, ये कितना फॉर्मेशन होगा भाई, जितना ये खर्च होगा उतना ही फॉर्मेशन होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 0.8 फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी यहाँ से kf की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 into 10 की पावर 8, ये हो जाएगा 1 into 10 की पावर 8। इसको अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x/2 माइनस 1.6 का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 5 into 10 की पावर -8। यहां तक क्लियर है बात। अभी आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखना जरा, ये इधर जाएगा तो 10 की पावर -8, 10 की पावर +8 तो 1 बच जाएगा, यानी हो जाएगा 5 डिवाइडेड में लेके आ गया x/2 माइनस 1.6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय कितना बचा था बेटा 5, ये हो जाएगा 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1.6 का स्क्वायर
इधर कितना हो जाएगा, देखो ये डबल किया तो 5 का डबल 10, ये हो जाएगा 1.6 यानी 0.16 यानी 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, यानी कि यहां से हो जाएगा बच्चों x/2 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, यानी कि 0.4 बच गया। ठीक है, 0.4 और 1.6 उधर जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। 1.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अपने को निकालना क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 4। तो सो करेक्ट इंटीजर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4।